हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपकी 5 यूनिट्स खत्म हो चुकी हैं। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग और फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोगों ने मेनली गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दे दिए गए हर चैप्टर के, आप लोगों ने कर भी लिए हैं, डिस्कस भी हो चुके हैं ऑनलाइन क्लास में। अब बारी है यूनिट 6 को स्टार्ट करने की। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ होता है तो पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर ही, थोड़ी सी थ्योरी है और थ्योरी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करने होते हैं। न्यूमेरिकल्स ही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, तो इस चैप्टर को और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िएगा। चैप्टर का नाम है, यूनिट 6 है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या आपके 11th के सिलेबस में। यूनिट का नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो हमें थर्मोडायनामिक्स को शुरू करना है। बेटा जी, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग जो भी पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, फार्मूलाज भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो थर्मोडायनामिक्स की स्टार्टिंग की जाए, मतलब थर्मोडायनामिक्स हमें समझ में आए, तो थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि कहीं भी आप चले जाओ, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, कुछ नए नए टर्म्स वहाँ पर यूज़ होते हैं। किसी और जगह पे जाओगे, किसी और डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पर और दूसरे टर्म्स का यूज़ होगा। ऐसे ही जो ये वाला डिपार्टमेंट है थर्मोडायनेमिक्स वाला, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल टर्म्स का यूज़ होता है। जैसे ये टर्म्स आएंगे, स्टेट क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, या इसके अलावा स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, स्टेट फंक्शंस क्या हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, हीट, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क, ये बहुत सारे टर्म्स का यहाँ पर यूज़ होगा। तो अगर इन टर्म्स के बारे में हमें ठीक से जानकारी होगी तभी हम इस चैप्टर को ठीक से पढ़ पाएंगे। तो जो चैप्टर की शुरुआत होगी वो टर्म्स से ही होगी, टर्म्स रिलेटेड विद थर्मोडायनेमिक्स या यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर टर्म्स की बात करेंगे। बेटा, टर्म्स पढ़ते पढ़ते हमारे 2 लेक्चर्स हो जाएंगे। अगर हम टर्म्स को एक लेक्चर में ख़त्म करते हैं तो वो लेक्चर बहुत बड़ा होगा और आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए हम टर्म्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। शुरुआत में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और बाद में जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ वाले टर्म्स हैं, जहाँ पर हम हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वो एक हम दूसरा लेक्चर रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, टर्म्स के लिए 2 लेक्चर्स होंगे, एक आज वाला लेक्चर और एक नेक्स्ट वाला लेक्चर। तो पहले तो आप थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। बेटा, मैं यहाँ पर कंटेंट डिस्प्ले नहीं करूँगा, जो लिखने वाला पार्ट होगा लिख दूंगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको डिक्टेट करूँगा, जस्ट लाइक आप लाइव पढ़ते हैं क्लास में बैठ के। वर्चुअल क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल में, कोचिंग में बैठ के पढ़ते हो, उसी तरीके का आपको फील आना चाहिए। इसलिए मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बनाई हैं, मैं यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं करूँगा, आपको डिक्टेट करूँगा। तो आपको कॉपी पेन ले करके बैठना होगा, आपको नोट्स खुद बनाने होंगे। उसकी एक और भी वजह है, क्योंकि नोट सबसे अच्छे वही होते हैं जो आप अपनी हैंड राइटिंग में बनाते हो, वही आपको अच्छे से समझ में भी आते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम इसकी डेफिनेशन से, थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या, लिखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। Thermodynamics is the branch of science which deals with the study of different forms of energy and quantitative relationship between them। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। तो एनर्जीज की जो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या होता है। जब ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो जो ब्रांच बनेगी जाकर के साइंस की एक, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ओबियसली हम सारी एनर्जीज को यहाँ पर बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे, जो हम पढ़ेंगे वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी एनर्जीज होती हैं और जो प्रोसेसेस होती हैं, हम केवल उन्हीं एनर्जीज और उन्हीं प्रोसेसेस को लेते हैं जो केमिकल रिएक्शंस या
केमिस्ट्री तक रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो जो एक रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच बनती है उसको हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो लिख दें नई लाइन से, व्हेन वी कन्फाइन आवर स्टडी टू केमिकल रिएक्शंस, टू केमिकल चेंजेस लिखो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जरूरी नहीं है केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन ही हो। टू केमिकल चेंजेस, दिस रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली हम लोग यहां पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक थर्मोकेमिस्ट्री भी आएगा, हम थोड़ा सा इसको थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री भी इसी की एक ब्रांच है, उसके बारे में हम आपको तब बताएंगे जब हम थर्मोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आप डालेंगे हेडिंग टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला टर्म है, समझते हुए भी चलेंगे हम लोग साथ में, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स में पहला टर्म है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चलेगा, टर्मिनोलॉजी जितनी भी है ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, देखो बेटा क्या है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सपोज दैट एक कंटेनर में हमने गैस को भर लिया और हम उस गैस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, पहले उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाया फिर देखा क्या चेंजेस हुए, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया फिर देखा क्या चेंजेस हुए। मतलब ये पूरा का पूरा जो है सब कुछ, जहां पर सब कुछ आता है, एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट को, जिसको हमने ले लिया अंडर ऑब्जर्वेशंस। अंडर ऑब्जर्वेशंस का मतलब अंडर कंसीडरेशंस कहिए तो ज्यादा अच्छा है, अंडर कंसीडरेशंस फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो जिस चीज को आप लेंगे अंडर कंसीडरेशन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक चेंजेस, दिस मीन्स what will be the effect of temperature, what will be the effect of pressure, what will be the effect of change in या heating, ये सारी चीजें। तो जिस पर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो यूनिवर्स के जिस पार्ट पर, जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी, उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो समय के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये फैक्टर अप्लाई किया तो क्या चेंज आया, ये फैक्टर अप्लाई किया तो क्या चेंज आया। तो जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिस पार्ट को आपने कंसीडर किया हुआ है, जिस पर आप थर्मोडायनेमिक चेंजेस या थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स लगाने पर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देख रहे हो, तो उस पार्ट को हम कहते हैं सिस्टम। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन अफेक्ट द सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। एवरीथिंग विल बी सराउंडिंग। जैसे आपने कंटेनर में अगर गैस को लिया है तो ये गैस इन द कंटेनर इट विल बी सिस्टम, एंड all other parts of universe which can affect the system directly or indirectly will be surrounding। तो लिखिएगा सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under considerations for thermodynamic processes, which is under consideration for thermodynamic प्रोसेसेस, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज और अदर फैक्टर्स विल बी ऑब्जर्व्ड, ब्रैकेट क्लोज। तो आपने लिखा था द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसीडरेशन फॉर थर्मोडायनेमिक चेंजेस इज कॉल्ड सिस्टम। नई लाइन से लिख दें, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन अफेक्ट द सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, द गैस इन अ वेसल इज सिस्टम इफ इट इज अंडर कंसिडरेशन, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग। तो ये तो हो गया सिस्टम और सराउंडिंग। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा सिस्टम क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे यहीं पर टाइप्स ऑफ सिस्टम की।
टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो सिस्टम्स हैं यहां पर बेसिकली 3 टाइप के लिए गए हैं। समझिएगा 3 टाइप कौन कौन से, हम पहले तीनों लिख देते हैं। एक तो है ओपन सिस्टम, समझाएंगे अभी। दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये किस बेसिस पे लिए गए हैं? ये बेटा इस बेसिस पे लिए गए हैं, जैसे आपने एक कप में चाय रखी या एक कंटेनर था उसमें आपने पानी रखा और कंटेनर खुला हुआ है ऊपर से। ये कंटेनर सराउंडिंग कंटेनर तो क्या है, वो कंटेनर में जो वाटर है दैट इज सिस्टम। हमें बस ये बताना है कि ये ओपन सिस्टम है या क्लोज्ड है या आइसोलेटेड है। तो ये जो भी सिस्टम आपने लिया, सिस्टम में क्या था, वाटर इन ओपन वेसल, ओपन कंटेनर। तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एज वेल एज इट कैन एक्सचेंज मैटर फ्रॉम द मैटर विद सराउंडिंग। तो जैसे होगा क्या, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, तो इवेपोरेशन से मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। मैटर फिलहाल सिस्टम से कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। या ऐसा भी पॉसिबल है कुछ गैसेस वगैरह डिजॉल्व हो जाएं या कुछ कोई और डस्ट पार्टिकल्स या और बहुत तमाम चीज़ें हैं जो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ जाएं, तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी का एक्सचेंज तो डायरेक्टली हो रहा है, ये तो हम कहेंगे ही नहीं यहाँ पर कि जो जिस कंटेनर में लिया गया है उसके वॉल्स के थ्रू हो रहा है, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम खुला हुआ है, यहाँ पर लिड है ही नहीं, तो एयर के थ्रू डायरेक्टली हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। अगर पानी गर्म लिया था आपने तो टाइम के साथ क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो सिस्टम से सराउंडिंग को चला गया। या अगर आपने पानी चिल्ड लिया था, ठंडा लिया था, तो समय के साथ क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर वाले टेम्परेचर को एक्वायर कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हुआ। तो दोनों ही चीज़ें जब एक्सचेंज हो जाती हैं तो हम कहते हैं सिस्टम कैसा है, ओपन। अगर यही पानी हमने ऊपर से लिड एयर टाइट, कुछ भी आ जा नहीं सकता है विद रेस्पेक्ट टू मैटर, तो मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस कंटेनर में आपने लिया हुआ है उस कंटेनर की जो वॉल्स होंगी, ये क्लोज कर लिया आपने, पानी भरा हुआ है अंदर इस तरीके से, लेकिन ये जो दीवारें हैं कंटेनर की, इन दीवारों के थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि जिस भी मटेरियल की ये वॉल्स बनी होंगी, जिस मटेरियल का ये कंटेनर बना होगा, इंसुलेटर तो होगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट इंसुलेटर तो कोई होता ही नहीं है, तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, बट ये क्लोज है, क्लोज होने की वजह से मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम को आइसोलेटेड कब कहेंगे, ये एक आइडियल टर्म है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। इसमें कहा जाता है कि जो वॉल्स हैं उनको आप क्या करें, इंसुलेटेड कर दें। इंसुलेटेड कर दीजिए किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके होते हैं जहां से यहां पर इंसुलेशन किया जा सकता है। जब आपने इंसुलेशन कर दिया तो मैटर का ट्रांसफर तो खैर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सच है। अब क्या होगा, यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो जब मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज ना हो तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन आपको पता है कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट इंसुलेशन हम लोग कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, द टी या वाटर इन थर्मस फ्लास्क, ठीक है लेते हैं आइसोलेटेड में, बट आपको पता है चाय तो ठंडी हो ही जाती है, थर्मस फ्लास्क में भी चाय ठंडी हो ही जाती है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होता है, एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है। वो एक अलग बात है कि धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है। चलो थर्मस फ्लास्क में इंसुलेशन जो है वो बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए इंसुलेशन बहुत अच्छे लेवल का कर लिया जाएगा, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का
अच्छे इक्विपमेंट्स यूज करके इंसुलेशन कर लिया जाएगा, लेकिन वो इंसुलेशन भी ऐसा इंसुलेशन हो ही नहीं सकता जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का एक्सचेंज जीरो हो जाए। तो कोई भी इसका रियल एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है ही नहीं आइसोलेटेड का। हाँ, एक आइडियल एग्जाम्पल है, कहा जाता है यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम। अरे भैया, सब कुछ तो यूनिवर्स में ही है, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही है, कहीं से भी कुछ आएगा जाएगा, जो भी चेंज होगा रहेगा तो यूनिवर्स के अंदर ही। तो यूनिवर्स इज परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, वो एक आइडियल एग्जाम्पल है। तो ये 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, लिखिएगा तीनों टाइप के सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले आप लिखेंगे ओपन सिस्टम। समझ में तो आपको आ ही गया है, आपको केवल लिखना है। ओपन सिस्टम में लिखिएगा दे कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी बोथ विद द सराउंडिंग। दे कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बोथ विद सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल, द टी इन ओपन कप। दूसरा एग्जाम्पल, वाटर इन ओपन वेसल। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम। लिखिएगा दे कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग बट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर। तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। एग्जाम्पल है वाटर इन क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल के ब्रैकेट में लिखिएगा एयर टाइट, मतलब एयर भी नहीं जा सकती। अगर एयर भी चली गई तो फिर तो मैटर का ट्रांसफर हो गया। वाटर इन क्लोज्ड वेसल या एयर टाइट, या इस तरीके से आप चाय वाला भी लिख सकते थे, टी इन क्लोज्ड वेसल, एयर टाइट होना चाहिए। तीसरा है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में लिखेंगे एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग। एग्जाम्पल, द टी इन थर्मस फ्लास्क। एग्जाम्पल इसका ही लिख लीजिए, फिर एक नोट यहीं पे लिखिएगा, देयर इज नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इन रियल लाइफ। फुल स्टॉप के बाद आइडियल एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। आइडियल एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। तो बेटा जी, ये एक टर्म खत्म किया, सिस्टम एंड सराउंडिंग। इनफैक्ट ये एक ही टर्म था, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ सिस्टम भी इसी के अंदर आते हैं। इसके बाद जो हम सेकेंड टर्म लेंगे वो होगा स्टेट ऑफ सिस्टम। बड़ा समझने की जरूरत है, अगर आप ये टर्म समझ नहीं पाए तो थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगा। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है? कंटेनर है, गैस है, इसमें जनरली हम लोगों को गैस के बारे में ही पढ़ना होता है, क्योंकि गैस सबसे सिंपल स्टेट होती है और जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड स्टेट है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। तो जो सबसे सिंपल स्टेट है वो गैसियस स्टेट है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, गैस का वॉल्यूम होगा, गैस की अमाउंट यानी गैस के मोल होंगे। चलिए मोल हम छोड़ भी देते हैं, हमने इसको सिस्टम मान लिया। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है। अगर क्या हुआ, हमने ये जो प्रॉपर्टीज इसकी ली थी जो कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अगर इनमें से किसी में भी चेंज हो जाए, हालांकि एक चेंज होगी तो दूसरी भी चेंज होगी, क्योंकि ये बात पक्की है 4 प्रॉपर्टीज में से 3 कांस्टेंट नहीं हो सकती, 2 कांस्टेंट हो सकती हैं। अगर तीसरी चेंज हो रही है तो चौथी में चेंज होना ही होना है। तो बेटा जी, अगर इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है तो फिर चेंज होने के बाद जो बनेगा सिस्टम, जो मिलेगा वो सिस्टम की स्टेट 2 होगी। इसको अगर हमने स्टेट 1 कहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट 2 कहेंगे। थोड़ा सा समझिएगा, अभी कंफ्यूज्ड होंगे आप। पहली बात तो स्टेट ऑफ सिस्टम की डेफिनेशन होती है, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ सिस्टम।
कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये तो हमने कह दिया, एग्जिस्ट करने की जो भी कंडीशन है उसी को हम स्टेट कहेंगे। कैसे स्टेट को डिफाइन करोगे कि ये स्टेट, मतलब स्टेट का कोई भी नाम रखा जा सकता है, स्टेट ए या स्टेट 1 या इनिशियल स्टेट ऐसे करके, बाद में स्टेट 2, स्टेट बी या फाइनल स्टेट ऐसे करके। किसी भी स्टेट को करेक्टराइज किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है बाय मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। In a particular state, these measurable properties have a particular values. Any change in these measurable properties will result the different state of system. तो ये होती है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट क्या है? कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। और स्टेट को कैसे कहोगे, करेक्टराइज कैसे कहोगे? जैसे मान लीजिए थोड़ी देर पहले आप यहां खड़े थे और आपसे कहा था कि ये सिस्टम है, ये इसकी स्टेट 1 है। आधे घंटे के बाद आप आए और आपसे कहा बताइए स्टेट वही है या चेंज हो गई, तो आप कहेंगे पहले वाली मेजरेबल प्रॉपर्टीज बताइए। सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज आती हैं यहाँ पे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता नहीं क्या क्या सब आएगा, सब कुछ आएगा, मास वगैरह सब। हालांकि इतनी मेजर नहीं कर सकते। गैसेस की खास बात यह है, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हैं, इनफैक्ट 3, अगर 3 कांस्टेंट हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो ये बात पक्की है अगर इन 3 में कोई चेंज नहीं हुआ है तो गैस की किसी और प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं हुआ होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज ही सफिशिएंट हैं टू डिफाइन और टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम। हाँ, तो बात चल रही थी कि आपसे कहा गया, अभी आपको ये बताया गया कि एक सिस्टम है, इसकी ये स्टेट 1 है, जाइए घूम फिर के आइए। आप 1 घंटे के बाद आए, आपसे पूछा बताइए स्टेट चेंज हो गई या वही है, तो आप मेजरेबल प्रॉपर्टीज को चेक करोगे। बस 3 को चेक कर लो, गैसेस के लिए ये 3 ही काफी हैं, क्योंकि अगर ये 3 चेंज नहीं हुई तो ये पक्का है कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। तो आपने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को चेक कर लिया, अगर इन तीनों में कोई चेंज नहीं हुआ है तो आप कहोगे यस ये वही स्टेट है। अगर इनमें कोई चेंज हो गया है तो आप कहोगे स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ये होती है स्टेट ऑफ सिस्टम। और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, करेक्टराइज करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए यूज की जाती हैं, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। एनी चेंज इन दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज या किसी एक प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज होता है, देन इट विल रिजल्ट अ डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम। लिखिएगा स्टेट ऑफ सिस्टम में कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम, condition of existence of system is called state of system। फुल स्टॉप के बाद state of system is specified by its measurable properties, by its measurable properties। फुल स्टॉप के बाद मेजरेबल प्रॉपर्टीज के ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें स्टेट वेरिएबल्स, चाहे तो आप लिख लें, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। चलिए ठीक है, आपने लिखा स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज, आपने ब्रैकेट में क्या लिख लिया, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, फिर इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज, in a particular state of system it will have a particular set of measurable properties। इसके बाद स्टेट ऑफ सिस्टम के बाद आप लिखेंगे स्टेट वेरिएबल्स। अगली हेडिंग हमारी होगी स्टेट वेरिएबल्स। हालांकि बता ही दिया आपको सब कुछ क्या है, बस आपको यहां पर लिखने की जरूरत है। तो स्टेट वेरिएबल्स में आप लोग लिखेंगे the measurable properties of system which are used to specify the state of system are called state variables। फुल स्टॉप के बाद any change in state variable will result a different
स्टेट ऑफ सिस्टम। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स आर पॉसिबल। लार्ज नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स आर पॉसिबल बट फॉर गैसियस सिस्टम ओनली 3 ब्रैकेट में टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ब्रैकेट क्लोज आर सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम। ये तो हो गया बेटा स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल के बाद हम नेक्स्ट लेंगे टर्म्स में नेक्स्ट टर्म होगा स्टेट फंक्शन। देखो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मान लीजिए ये एक कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे ये प्लेन है, ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है ए नाम का, जमीन के अंदर पैर पहुंच गया, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लीजिए। अब ये जो पर्सन है यहां पर हम पूछें इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh। हालांकि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं अगर हम अर्थ की सरफेस को डेटम माने। हालांकि जो ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सेंटर ऑफ अर्थ है, तो अगर एक्चुअली निकाली जाए पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा है, अरे फिजिक्स आ गई है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है और आपसे कहा जाए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपको mgh लगाना पड़ेगा। m मास हो गया, g आपको पता है ग्रेविटी, और हाइट क्या लगेगी, अर्थ के सेंटर से लेके मतलब रेडियस ऑफ अर्थ लगेगी, तब निकल के आएगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग अर्थ की सरफेस को डेटम मानते हैं, तो अर्थ की सरफेस को अगर डेटम मानेंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाइट 0 होने से 0 हो जाएगी। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए नाम का, अगर इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी EP ये कितनी होगी, यहां पर 0 होगी, और ये हाइट हमने ले ली है h। यहां पर ये ऑब्जेक्ट अगर हमने ए पहुंचा दिया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी EP ये कितनी होगी, ये mgh के बराबर होगी। बात करते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने कहा ये सिस्टम की स्टेट 1 है और ये सिस्टम की स्टेट 2 है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। या चलिए आप पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर लीजिए, इस ऑब्जेक्ट ए की पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है, क्या ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पर कैसे पहुंचा, स्टेयर्स के थ्रू पहुंचा, लिफ्ट के थ्रू पहुंचा, या एरोप्लेन से यहां पे ड्रॉप कर दिया गया, हेलीकॉप्टर से, इन सारी बातों पर डिपेंड नहीं करेगा। बस डिपेंड करेगा तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट पे है। तो कुछ प्रॉपर्टीज सिस्टम की ऐसी होती हैं वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सिस्टम की ऐसी होती हैं जो केवल उसकी स्टेट पे डिपेंड करती हैं। जैसे ये स्टेट चेंज हुई किसकी वजह से, हाइट में चेंज आने की वजह से, तो स्टेट पे डिपेंड करेगी पोटेंशियल एनर्जी, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपने इस स्टेट को ऑब्टेन कैसे किया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो केवल स्टेट पर डिपेंड करें, टाइप ऑफ प्रोसेस या पाथ जिससे आपने स्टेट को ऑब्टेन किया उस पर डिपेंड ना करें, मतलब पाथ डिपेंडेंट ना हो, केवल स्टेट डिपेंडेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस कहते हैं। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। जो इंटरनल एनर्जी, यहां पर गैसेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी तो कहते ही नहीं है, बस इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो एक स्टेट फंक्शन होगी, ना कि पाथ डिपेंडेंट।
तो एक होते हैं स्टेट फंक्शंस, मतलब जो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, जो केवल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, स्टेट कैसे आई इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो हो गए स्टेट फंक्शंस। और दूसरे होते हैं पाथ डिपेंडेंट, दूसरी क्वांटिटीज होती हैं पाथ डिपेंडेंट। जैसे इंटरनल एनर्जी है, ये है स्टेट फंक्शन। और आप क्वांटिटीज पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, जहां पर आएगा हीट, वर्क, वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। अलग अलग तरीके से आपने अगर वर्क किया है तो वर्क की जो वैल्यू निकल के आएगी वो अलग अलग निकल के आती है, तो वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। टाइप ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, आइसोथर्मल है या आइसोबारिक है या एडियाबेटिक है, मतलब ये टाइप ऑफ प्रोसेस आपको आगे चल के पढ़ाए जाएंगे। तो टाइप ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, गिब्स एनर्जी है, ये सारे टर्म्स आगे चल के आएंगे, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो इनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। और जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, बेस्ट एग्जांपल्स जो आपके यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होंगे वो है हीट, हीट के अलावा है वर्क, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इनको स्टेट फंक्शंस नहीं कह सकते। तो स्टेट फंक्शंस में लिखिएगा those properties of system which depends only on state of system, not on the path by which state is obtained, are called state functions। मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स में आप लिख लीजिए। यहां पर भले ही ये टर्म्स आपके पहली बार सुने हुए हैं, लेकिन लिख लीजिए, आगे चल के आपको समझाए जाएंगे। इंटरनल एनर्जी है, एक टर्म एंथैल्पी आपका पढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी को U से दिखाया जाता है, फिजिक्स में E से दिखाते हैं, फिजिक्स में भी होगा ये चैप्टर। एंथैल्पी को H से दिखाते हैं। एक और स्टेट फंक्शन एंट्रोपी आगे चल के पढ़ाया जाएगा आपको। एंट्रोपी को हम कैपिटल S से दिखाते हैं। गिब्स एनर्जी, इसको कैपिटल G से दिखाते हैं। तो ये जो मैंने आपको लिखाए हैं दे आर स्टेट फंक्शन। यहीं पे आप एक नोट लिखिएगा, दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन द पाथ आर नॉट स्टेट फंक्शंस, कॉमा लगा के, दे आर कॉल्ड पाथ डिपेंडेंट। एग्जाम्पल उनमें लिखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क और हीट जो होते हैं वो स्टेट फंक्शंस नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा हीट एंड वर्क, किसके? पाथ डिपेंडेंट के एग्जाम्पल में। तो ये बेटा हो गए स्टेट फंक्शन। अगली हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो है डालेंगे हेडिंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, आपसे अगर कहा जाए कि गैस का प्रेशर मेजर करिए या गैस का वॉल्यूम मेजर करिए, तो गैस का वॉल्यूम जो होता है वो आता है फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है जो कंटेनर आपने लिया, यहां पर ये गैस भरी हुई है, इस कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे कह दें कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम x है और यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 100 हैं, तो क्या गैस का वॉल्यूम 100x हो जाएगा? नो, क्योंकि जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा जहां जहां पे मॉलिक्यूल हैं वो वाला तो 100x हो जाएगा, बट वॉल्यूम ऑफ गैस जो आता है वो और चीजों पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है गैस का, राइट? समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं
जो आती हैं फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ सिस्टम। जैसे वॉल्यूम में भाई खाली स्पेस भी तो शामिल है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस में। अब खाली वॉल्यूम कितना होगा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, राइट। तो ये जो वॉल्यूम आएगा वो कहां से आएगा, वो आएगा फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ गैस। ऐसे ही अगर हम प्रेशर को मेजर करें तो हम कहें कि एक मॉलिक्यूल टकराता है और इतना फोर्स लगाता है F, और इस मॉलिक्यूल जिस एरिया पे टकराता है वो एरिया आपको बता दिया। तो एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाएगा, F/A, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल कितना लगाएंगे, अरे भाई 100 से मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना प्रेशर निकाल सकते हो, क्योंकि क्या है ये इस बात पर भी तो डिपेंड करेगा कि डेंसिटी कितनी है, कि गैस के मॉलिक्यूल्स कितने डेंसर यहां पर हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, एरिया वो नहीं लेनी है जिस एरिया को मॉलिक्यूल ने टच किया है, एरिया वो लेनी है जहां पर मॉलिक्यूल्स बल्क में टकराते हैं। और बल्क में जितना फोर्स लगेगा और जो बल्क में एरिया है वो एरिया ली जाती है। तो प्रेशर भी कहां से निकल के आता है, फ्रॉम बल्क बिहेवियर। ऐसे ही अगर आपको डेंसिटी लेनी हो तो वो भी एक मॉलिक्यूल से थोड़ी ना निकाल लेंगे, एक मॉलिक्यूल का मास अपॉन एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, नो। गैस की डेंसिटी का मतलब ये नहीं हुआ, गैस की डेंसिटी का मतलब तो अलग ही है ना, जो खाली स्पेस है वो भी यहां पर शामिल होना चाहिए उसमें। तो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आती हैं। हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन अगर है कि अगर हम आपसे कहें कि बताइए O2 और N2 की रिएक्शन से क्या बनता है, अगर हम 2000 केल्विन टेम्परेचर ले लें तो NO बनता है, ये प्रॉपर्टी जो है ये बल्क बिहेवियर से नहीं आती है, ये एक्चुअली मॉलिकुलर लेवल की प्रॉपर्टी है। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो मॉलिकुलर लेवल की होती है, मोलर लेवल की होती है, तो वो बल्क बिहेवियर से नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो बल्क बिहेवियर ऑफ सिस्टम से आती हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, राइट। तो लिखिएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ सिस्टम आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तमाम हैं ये सब, बहुत सारी हैं। आगे भी एग्जांपल्स आपको लिखाएंगे क्योंकि ये भी 2 टाइप की होती हैं। लिखिएगा 2 टाइप्स में फर्स्ट हैं इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, वो आप लिख लेंगे पूरा। देखो इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपने 1 लीटर पानी लिया और आपसे पूछा बताइए डेंसिटी क्या होगी, आपने बता दी। वही आपने लिक्विड यानी पानी आपने 5 लीटर ले लिया, मास तो चेंज हो गया होगा, क्या डेंसिटी चेंज हुई होगी, नहीं। ग्लास का छोटा टुकड़ा लिया, फिर ग्लास का बड़ा टुकड़ा लिया, बस ग्लास की क्वालिटी सेम थी, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ होगा, नहीं। तो ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो नेचर पे तो डिपेंड करें, जैसे वाटर की जगह अगर आपने और कोई लिक्विड ले लिया होता, ऑयल ले लिया होता, तो डेंसिटी चेंज हो जाती। ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो नेचर पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम इंटेंसिव कहते हैं। और दूसरी आएंगी एक्सटेंसिव, वो अमाउंट पर भी डिपेंड करती हैं, जैसे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम के अलावा मास आएगा, या और बहुत सारी आएंगी प्रॉपर्टीज, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इंटेंसिव में आएगी, और एक आती है केबल हीट कैपेसिटी, वो कहाँ आएगी, वो एक्सटेंसिव में आएगी। तो ये सब हैं। तो बेटा जी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज 2 टाइप की हैं, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव में लिखिएगा दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सिस्टम, या नेचर ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हो, विच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस नॉट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, ये कंडीशनल है। प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज वेरिएबल, ये लिख लेना आपको, हम समझाएंगे। ये प्रेशर जो होती है वो एक कंडीशनल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो मेन आप लिखेंगे डेंसिटी,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा और जो इंपॉर्टेंट हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से हैं वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर है एक और होती है मोलर हीट कैपेसिटी। ये सब तब हम बात करेंगे एक्सटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लिखिएगा, दे डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो, मतलब नेचर पर तो डिपेंड करेंगे ही, साथ में किसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो। एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहीं से शुरू करते हैं। वॉल्यूम लिया गया है इस कैटेगरी में, मास आएगा, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव, स्पेसिफिक, केवल एक होता है हीट कैपेसिटी, ये आएगा। इसके अलावा हमने आपको कुछ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस लिखाए थे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एक लिखाया था गिब्स एनर्जी। ये सब भी अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये सब आएंगे किसमें, इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, स्टार्ट की है हमने आज, और हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो टर्म्स में हम लोगों ने सिस्टम एंड सराउंडिंग पढ़ा, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़े, उसके बाद स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शंस, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो कि दो टाइप की होती हैं, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। लेक्चर ऑलरेडी 40 मिनट्स का हो चुका है, तो और बड़ा अगर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए फिर अब जो बाकी के टर्म्स हैं, बाकी के टर्म्स में दो चीज़ें बची हुई हैं, हालांकि हैं दोनों ही बड़ी बड़ी। एक तो है टाइप्स ऑफ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस क्या होती है, और ये भी बड़ा है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस बड़ा है, मतलब अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस कोई अगर पढ़ाएंगे तो 20 मिनट के आसपास ले लेगा। और फिर आएगी एक, हमने बताया था आपको, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी थोड़ा, उसमें तो टाइम लगना ही लगना है, वो तो आधे घंटे का लेक्चर कम से कम होना ही होना है, आधे घंटे या 40 मिनट्स का लेक्चर होना ही होना है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेटा जी मे बी कि हम इसको, ये तो पक्का है कि 2 लेक्चर बनने ही बनने हैं, आज का तो लेक्चर हमने खत्म कर दिया, टर्म्स का दूसरा लेक्चर बनाएंगे ही, ये पक्का है। 2 में खत्म करते हैं या 3 में खत्म करते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है बेटा। तो इसको आप देखिए, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अच्छे मन से, अगर पीछे का कुछ आपका छूटा हुआ भी है तो यहाँ से आप एक बढ़िया दिमाग, बढ़िया फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पीछे जो स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा हुआ है उस पर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। अगर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हुआ नहीं है तो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ नहीं पाओगे, सही से समझ नहीं पाओगे, बहुत सारी चीज़ें स्टेट्स ऑफ मैटर की लगेंगी। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले ये इंश्योर कर लेना कि स्टेट्स ऑफ मैटर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंडेंट है, मतलब स्टेट फंक्शन नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, तो बेटा उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगता है, और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।